पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर। और इसमें हमने पहले मेथड वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो सेकंड मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का वो है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड क्या है इसके बारे में समझेंगे, कौन कौन सी तरीके की इनकम होती है इकोनॉमी में और उन सारी इनकम को कैसे हम कंबाइन करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको कंबाइन करना है या किसको ऐड करना है, किसको ऐड नहीं करना है। और फिर उसके बाद से हमको एक रिलेटेड एग्रीगेट मिलेगा और उस रिलेटेड एग्रीगेट को हम फिर नेशनल इनकम में चेंज करेंगे। इनकम मेथड में हम बात करते हैं कि इनकम मेथड होता क्या है। सबसे पहले इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम विद फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम। अब जब भी हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इनकम की, तो हमने दो टाइप के इनकम पढ़े थे, एक होता है फैक्टर इनकम और एक होता है ट्रांसफ़र इनकम। तो जब भी नेशनल इनकम की बात आएगी हमको हमेशा से ही फैक्टर इनकम लेना है। तो यहाँ पर इनकम मेथड क्या कर रहा है, इनकम मेथड क्या करता है, ऐसा है कि जितनी भी इकनॉमी के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है, फैक्टर इनकम जनरेट कैसे होती है, फैक्टर सर्विसेज के यूज़ करने से। अगर कोई प्रोड्यूसर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, वो किसी कुछ फैक्टर सर्विसेज को एम्प्लॉय करता है तो उन फैक्टर सर्विसेज को कुछ फैक्टर पेमेंट्स करता है और उससे फैक्टर इनकम जनरेट होती है। तो इकनॉमी के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट होगी उन सबको हम कंबाइन कर लेंगे। तो उसको कंबाइन करने से हमको क्या बात हमने की थी सर्कुलर फ्लो की। सर्कुलर फ्लो में एक होता है प्रोडक्शन फेज, जहाँ पे जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनको कंबाइन किया हमने। तो और उससे बाद जब उन्हीं सारी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे होगा, फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके। और उन फैक्टर सर्विसेज को जो पेमेंट होगी उससे फैक्टर्स को इनकम मिलेगी, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर को इकनॉमी में इनकम की जनरेशन होगी। और वो इनकम जनरेशन भी उतनी होगी जितनी कि फैक्टर जो प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है उसी के बराबर। तो ये बस ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का दूसरा पर्सपेक्टिव है। अगर हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड के जो भी डाटाज हैं, जो चाहिए डाटाज वो अवेलेबल नहीं है, तो हम दूसरे तरीके से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम मेथड। हम सारे फैक्टर इनकम को जो देखेंगे कि इकनॉमी में जितनी भी फैक्टर इनकम है उन सबको फैक्टर इनकम को कंबाइन करेंगे और उसके बाद उसको कंबाइन करके बाद हमको एक एग्रीगेट मिलेगा जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। चूँकि हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम है एक साल के अंदर उनको कंबाइन करते हैं अंडर, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। Under this method, income received by all the residents of a country for their productive under a year added up to obtain the national income। जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं, जब नेशनल इनकम की बात आएगी तो नॉर्मल रेजिडेंस जो है उनकी इनकम को कंबाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है उसको ऐड करेंगे और उससे हमको एक नेशनल रिलेटेड एग्रीगेट मिलेगा जिसको NDP@FC कहेंगे। चूँकि फैक्टर इनकम है तो ये फैक्टर कॉस्ट ही है, फैक्टर कॉस्ट है फैक्टर इनकम पे। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सारी इनकम आ रही है तो उसको NDP@ फैक्टर कॉस्ट कहेंगे और फिर NDP@ फैक्टर कॉस्ट को हम चेंज करेंगे किस में, NNP@ फैक्टर कॉस्ट में, जो कि हमारा नेशनल इनकम होगा। अब हमें सारी चीज़ें पता है कि फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। लैंड हमारा एक फैक्टर सर्विस है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 तरीके की फैक्टर सर्विसेज होती हैं। और इन्हीं चारों फैक्टर सर्विसेज के जो पेमेंट होते हैं वही क्या होते हैं, फैक्टर पेमेंट होते हैं। तो टोटल इकोनॉमी के अंदर 4 तरीके के फैक्टर पेमेंट्स होते हैं। रेंट, लैंड के बदले का रेंट हो गया। लेबर लेबर फैक्टर सर्विस का जो पेमेंट है वो वेज हो गया। कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया और उसके बाद का एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट हो गया। तो इन चारों के भी कुछ पार्ट्स हैं, इनके अंदर प्रॉफिट के कुछ पार्ट होते हैं, वेजेस के भी कुछ पार्ट होते हैं, उन सबको हमको डिटेल में पढ़ना है। अब बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम कौन कौन से हैं। हमने बात की कि फैक्टर इनकम टोटल 4 तरीके के फैक्टर इनकम होते हैं। लैंड के बदले का हो गया हमारा रेंट हो गया, वेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया। ये 4 हो गए। लेकिन इनमें जो हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो उन फैक्टर इनकम वही फैक्टर इनकम है, लेकिन उनके कुछ नाम चेंज हैं। उनके अंदर के जो सब पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है हमको। तो पहला जिसको हम वेज कहते हैं या लेबर के बदले का जो वेज है उसको बोला जाता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, उनका कंपनसेशन, उनके वर्क के बदले का उनको कंपनसेशन जो उनको इनकम दी जाती है। उसके 3 टाइप होते हैं इनकम। किसी व्यक्ति को, कोई कंपनी या कोई जो भी एम्प्लॉयर है जिसको उसने हायर किया है, वो
अपने एम्प्लॉयज़ को मेनली 3 तरीके से पेमेंट करता है। 3 फैक्टर इनकम होता है। पहला होता है वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, यानी कि जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, जो मॉनेटरी इनकम मिलती है कुछ मनी के फॉर्म में, आपने मंथ के एंड में आपको एक सैलरी आ गई आपके अकाउंट में, उसको बोलते हैं वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, जो कैश फॉर्म में आपको पैसे मिलते हैं। सेकंड है वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड, कुछ कंपनी में या सर काम करते टाइम, एम्प्लॉयर के लिए काम करते टाइम आपको कैश में पैसे नहीं मिलते, लेकिन उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। उन बेनिफिट्स को वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड कहते हैं। मतलब आपको वर्क करते टाइम ही कुछ बेनिफिट मिलेंगे। उन बेनिफिट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। और थर्ड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो एम्प्लॉयर है, जो हायर किया, हायरिंग अथॉरिटी जो है, वो क्या करता है अपने एम्प्लॉयज़ के नाम पे कुछ पैसे कहीं पे उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए जमा करता है, कि जब रिटायरमेंट किए जाएगी या जब नौकरी छोड़ के जाएंगे तो उनको उनके आगे की भविष्य की सुरक्षा के लिए उनको वो पैसे एक साथ दे दिए जाए, एक साथ मिल जाएं। जैसे आज उनको कैश में कुछ मिल रहा है, आज उनको काइंड्स में मिल रहा है, लेकिन जब नौकरी नहीं रहेगी तब उनको इनकम कहाँ से होगी। तो उस इनकम के लिए आगे के टाइम के लिए उनकी सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयर अभी से ही, जो जिस व्यक्ति ने उनको काम पे लगाया वो अभी से उनकी सैलरी से कुछ पैसे जो है जमा करता रहता है उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, जो उनको बाद में मिलते हैं। तो वो भी उनके फैक्टर सर्विस के ही पार्ट हैं। अगर जब वो उस कंपनी में अपना फैक्टर सर्विस दे रहे हैं तभी वो उनके लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा। इसके बाद है हमारा रेंट एंड रॉयल्टी, जो हमने बात की लैंड के बदले में रेंट होता है। अगर रेंट और रॉयल्टीज दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का यूज जो है लगभग लगभग हम एक साथ करते हैं। रेंट और या रॉयल्टी, रेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने अपनी लैंड या बिल्डिंग किसी को दी, और साथ साथ रॉयल्टी का मतलब क्या है, सब सॉयल, अगर आपकी लैंड से रिलेटेड कुछ सब सॉयल एक्टिविटीज़ के लिए आप किसी को लीज पर देते हैं तो उसको उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उसको रॉयल्टी कहते हैं। थर्ड है इंटरेस्ट, अगर आप प्रोड्यूसर कहीं से, आप प्रोड्यूसर को, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को या कहीं से वो पैसे लेता है तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जो भी व्यक्ति पैसा लगाएगा कंपनी में उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, अपने पैसे के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट क्या है, एक फैक्टर पेमेंट है। उसके बाद है फोर्थ प्रॉफिट, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप, जो व्यक्ति सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को अरेंज करता है, जो रिस्क लेता है, रिस्क के बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट के भी 3 टाइप होते हैं, वो प्रॉफिट का 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। पहला होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स है, जो प्रोड्यूसर है वो उसको जितना प्रॉफिट हुआ उसका कुछ पार्ट वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देता है। सेकंड होता है डिविडेंड, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के, उनको कुछ पेमेंट, उनके शेयर होल्डिंग जितनी भी उनकी शेयर है कंपनी में उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट का कुछ पार्ट दिया जाता है। और थर्ड होता है रिटेन अर्निंग, जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद रिटेन करता है आगे कंपनी के एक्सपेंशंस के लिए, या कभी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाए, या जिससे कि कंपनी में कुछ पैसे हों और उनका यूज़ कर किया जाए। फिफ्थ होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में बात आती है कि जब कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है, जो हमारे फैक्टर सर्विसेज हैं वो 2-3 फैक्टर सर्विसेज एक ही व्यक्ति में कंबाइन होती हैं। जैसे कोई किसान है, वो अपनी ज़मीन पे खुद लेबर कर रहा है और खुद प्रोडक्शन कर रहा है, तो किसान क्या हो गया, उसके जो लैंड है उसके बदले का रेंट भी उसको खुद ही मिलेगा, उसने जो लेबर किया उसका वेज भी उसको खुद ही मिलेगा, साथ साथ उसने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की है तो प्रॉफिट भी। तो यहाँ पर कई सारी बार ऐसा होता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनकी इनकम में इसको क्लासिफाई कर पाना मुश्किल होता है कि कितना उसको रेंट के लिए मिला है और कितना उसको लेबर के लिए मिला है, क्योंकि वो खुद अपने लिए काम कर रहा है। तो उस इनकम को जब यहाँ पर इनमें क्लासिफिकेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में या प्रॉफिट में, इंटरेस्ट में क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो उसको हम मिला के क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। इन सब की डेफिनेशन को हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ क्या है। हमने बात की कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ रिफर टू अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज़ बाय एम्प्लॉयर, जिसने आपको हायर किया है, किसको, वो जो एम्प्लॉई है जो अपना लेबर दे रहा है, अपनी लेबर सर्विसेज दे रहा है उसको, फॉर रेंडरिंग ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज, यानी कि कुछ प्रोडक्शन करने के लिए उसने अपनी सर्विसेज दी हैं और उसके बदले में उसको कुछ पेमेंट मिल रहा है। तो पहला है वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, यानी कि ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक वेज, सैलरी, बोनस, डीएनएस अलाउंसेस, जो भी चीज़ें हैं जो उसको पैसे के रूप में सैलरी में ऐड होके मिलती हैं उसको बोलते हैं वेज एंड सैलरीज इन कैश। सेकंड होता है वेज एंड सैलरीज इन काइंड्स। काइंड्स का मतलब क्या है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब पैसे नहीं मिलते हैं आपको, लेकिन उस पैसे के बदले में
आप कुछ सर्विसेज मिलती हैं जिससे कि आपका कहीं पैसा बच सकता है, जैसे लाइक रेंट फ्री होम। किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो कंपनी ने आपको रेंट फ्री होम दे दिया, तो वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है ना। अगर आप बाहर कहीं कमरे लेंगे तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, और यहाँ कंपनी ने आपको खुद उस रेंट फ्री होम दे दिया। मतलब क्या है, आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी ने आपको होम दिया हुआ है, तो वो भी एक टाइप की आपकी सैलरी है। रेंट फ्री होम में रहना आपकी सैलरी है, क्योंकि वो पैसे बच रहे हैं ना। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये अकाउंट में आई और 2,000 रुपये का आप बाहर रूम लेके रहते, तो अब कंपनी क्या कर रही है, आपको 2,000 रुपये का रूम जो है वो रेंट फ्री दे दे रही है। यानी कि 10,000 रुपये सैलरी प्लस 2,000 रुपये, ये भी आपका कंपनसेशन है, या ये भी आपकी सैलरी है। बस ये कैसी सैलरी है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है। थर्ड हो गया उसके बाद जैसे फ्री कार, कंपनी ने आपको फ्री कार दे दी, या अपनी कार खरीदेंगे तो उसके कुछ पैसे लगेंगे, कंपनी ने कार दे दी, तो इसका मतलब क्या है कि आप कंपनी के लिए काम करते हैं तो कंपनी की तरफ से ये आपको एक पेमेंट है। कैसा पेमेंट है, नॉन मॉनेटरी। फ्री मेडिकल सर्विसेज दे दी, एजुकेशन बेनिफिट दे दिया आपके बच्चे के लिए, स्कूल कंपनी के प्रेमिसेस में ही कुछ स्कूल खुले हुए हैं, उनमें बच्चा आपको पढ़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, आपके आप कंपनी के लिए काम करते हैं, आप कंपनी के लेबर हैं, कंपनी के लिए वर्क करते हैं, इसलिए आपको वो कंपनसेशन मिल रहा है, या उसलिए वो आपको कुछ काइंड्स में पैसे मिल रहे हैं। पैसे तो नहीं मिल रहे, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, लेकिन ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं जिसका आप अलग लेते तो पैसे देने पड़ते, तो आपके पैसे बच रहे हैं ना, यानी कि आपकी वो सैलरी है। और थर्ड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जैसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें जो है एम्प्लॉयर जो है वो पैसे जमा करता है, या प्रोविडेंट फंड, नॉर्मल जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें एम्प्लॉयर जो है आपके लिए पैसे जमा करता है। या ग्रेचुइटी होती है, ग्रेचुइटी मतलब जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक मुश्त कुछ पैसे जो हैं, कुछ रुपए एक साथ आपको दे दिए जाएंगे, जिससे कि आप सेटल हो सकें। आपको घर लेना है, घर ले सकें, या कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप, क्योंकि अब आपकी सैलरी तो आया नहीं कि आप रिटायर हो चुके हैं, तो वो उस टाइम आपको, ये भी आपकी फैक्टर्स पेमेंट ही है, क्योंकि आपने कंपनी के लिए काम किया इसलिए कंपनी आपको कुछ दे रही है। तो ये क्यों किया जाता है, टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। ऐसा ना हो कि नौकरी जाने के बाद आप कंगाल हो जाएं, आपके पास कुछ पैसे ना बचें। तो ये एम्प्लॉयर जो खुद ही क्या करता है, आपके लिए कुछ पैसे सेव करके रखता है। आप सेव करें ना करें, एम्प्लॉयर सेव करके रखता है कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको कुछ पैसे वो एक साथ दे देगा। और वो भी क्या है, क्यों दे देगा, क्योंकि आपने कंपनी के लिए काम किया, कंपनी को फैक्टर सर्विसेज दी, तो ये भी आपका क्या हो गया, फैक्टर इनकम हो गई। तो कम फैक्टर इनकम में पहला हो गया कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में COE कहते हैं। इसके 3 पार्ट हो गए, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और फिर एम्प्लॉयर्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कंट्रीब्यूशन की, आप, हो सकता है आप भी, आपको सैलरी मिलती है, नॉर्मली लोगों को सैलरी मिलती है और वो अपने लिए कुछ पैसे सेव करते हैं, LIC में लगा दिया या कहीं किसी प्रोविडेंट फंड में लगा दिया, तो उसको नहीं, वो तो आपके कैश में आ गया, आपको कैश सैलरी मिली और उसका एक पार्ट आपने सेव किया, वो नहीं होगा। जो एम्प्लॉयर, जो कंपनी जो है, या जो जिसने आपको हायर किया, वो पैसे सेव करेगा, तब वो ना, वो अलग होगा। कैश में उसने आपको सैलरी दे दी, प्लस वो आप अपने कुछ पैसे आपके लिए सेव भी कर रहा है, तो दो चीज़ें तब ऐड होंगी। अगर आप खुद जो एम्प्लॉई है वो, अगर ऐसे यहाँ पे लिखा रहे एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉई तो कंट्रीब्यूशन तभी करेगा ना जब उसको सैलरी यहाँ पे मिली होगी, तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन इसी का पार्ट होगा। लेकिन एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो कैश से अलग होगा, लेकिन पार्ट किसका होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होगा, यानी कि एम्प्लॉयज़ के फैक्टर सर्विसेज के लिए वो आपको पेमेंट मिल रहा है। इसके बाद है रेंट एंड रॉयल्टी। हमने बात की रेंट क्या होता है, रेंट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइज फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। आपके पास कुछ कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, और आप उस पर वर्क कर रहे हैं, या कोई किसी इंटरप्रेन्योर ने आपसे वो जो लैंड है वो रेंट पे लिया, और उसके बदले में आपको रेंट मिल रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है। तो वो किस लिए, वो रेंट का, वो जो लैंड है उसका यूज़ कहाँ हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हो रहा है, और उस प्रोडक्शन प्रोसेस का, तो आपने उसको प्रोडक्टिव सर्विस दी ना, भले आपने उसके लिए काम नहीं किया, लेकिन आपकी ज़मीन ने, आपकी बिल्डिंग आपने उसको किराए पे दी, तो उससे क्या होगा, वो प्रोडक्शन करेगा और उससे मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बढ़ेगी। तो जो ज़मीन है लैंड पे देना, लैंड क्या करता है, प्रोडक्टिव सर्विस का काम करता है, और उसके बदले में रेंट मिलती है, चूँकि प्रोडक्टिव सर्विस है, तो उसके बदले में आपको फैक्टर पेमेंट मिलेगा, या फैक्टर इनकम हो गई। रॉयल्टी इसी का पार्ट होती है। रॉयल्टी रिफर्स टू इनकम रिसीव फ्रॉम ग्रांटिंग लीजिंग राइट। इसमें लीजिंग राइट होते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए लीज पे ली जाती हैं चीज़ें, फॉर सब सॉयल एसेट्स। सॉयल से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कोई माइनिंग होगी, गवर्नमेंट ने एक एरिया किसी कंपनी को लीज पे दे दिया कि आप इससे जो है माइनिंग कीजिए, या वहाँ पे से ऑयल निकल रहा है, ऑयल निकालिए, तो
किससे रिलेटेड है? वो सॉयल से रिलेटेड है ना। सब सॉयल एसेट है, सब सॉयल के साथ या सॉयल के अंदर वो एसेट पाया जाता है, और उसके लिए किसी ने आपको दिया कि आप उससे आप उसका यूज़ कीजिए और उससे मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। तो ये दोनों रेंट एंड रॉयल्टी किससे रिलेटेड है? लैंड से। लैंड क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया और उससे आपको कुछ फैक्टर इनकम जनरेट हुई। थर्ड जो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिफर्स टू अमाउंट रिसीव फ्रॉम लेंडिंग फंड्स टू ए प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट कोई प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोड्यूसर ने फंड लिया हुआ है, अब वो कहीं से भी ले सकता है, हाउस होल्ड सेक्टर से उसने लिया, या हाउस होल्ड सेक्टर अपने पैसे बैंक में रखता है, बैंक से उसने लोन लिया, तो वो सारे जो लोन है उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो क्या होगा? एक फैक्टर इनकम होगा। इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज ओनली। केवल प्रोडक्शन सर्विसेज के लिए कई, जैसे सरकार ने किसी सरकार की कोई डेप्ट है सरकार पे, और सरकार उसके बदले में कोई इंटरेस्ट दे रही है, तो उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। या कंज्यूमर कोई लोन लेता है, कंज्यूमर ने लोन ले लिया किसी चीज़ के लिए, तो जो कंज्यूमर है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, वो अगर कोई लोन लेगा तो उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा उसको हम फैक्टर इनकम में शामिल नहीं करेंगे। हम केवल और केवल जब कोई प्रोड्यूसर लोन लेगा और उससे उस लोन से उस कैपिटल का यूज़ करके, उस पैसे का यूज़ करके वो प्रोडक्शन करेगा, तो उसी को हम किस में शामिल करेंगे? फैक्टर इनकम में शामिल करेंगे, और उसी का यूज़ करके हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट है, उसके बाद जो है एक हमारा जो फैक्टर सर्विस है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? वो जो व्यक्ति, कोई एक प्रोड्यूसर है, वो सारे फैक्टर्स को अरेंज करता है और उनको अरेंज करके कुछ प्रोडक्शन सर्विसेज करता है, रिस्क लेता है, उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट क्या हो गया? उसके द्वारा किए गए काम का एक रिवॉर्ड है। और उसने काम क्यों किया है? क्योंकि वो उसने मार्केट में कुछ प्रोडक्शन किया है, कोई प्रोडक्टिव वर्क किया है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किया है, तो उसके बदले का रिवार्ड उस एंटरप्रेन्योरशिप जो है, या जो फैक्टर सर्विस है, उसके बदले का जो फैक्टर पेमेंट है उसको कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है वो। अब ये इसमें बात करते हैं प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर लेता है, यानी कि उसने लैंड हायर किया कहीं से, उसने वर्कर हायर किए कहीं से, उसने कैपिटल कहीं से लिया, और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल लगा के उसने क्या किया? कुछ प्रोडक्शन किया। तो जब प्रॉफिट की बात आती है तो प्रॉफिट कहाँ से निकलता है? जब वो उसने लैंड के बदले का रेंट दे दिया, वर्कर को उनकी सैलरी दे दी, और जो उसने कैपिटल लिया था उस पे इंटरेस्ट चुका दिया उसने, उसके बाद जो इनकम बची वही उसकी प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? रेसिडुअल इनकम, यानी बची हुई इनकम है, विच एंटरप्रेन्योर अर्न्स आफ्टर पेइंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट कर देता है, उसके बाद जो बचता है वो उसका प्रॉफिट होता है। उसके बाद जो चीज़ बची वही उसकी प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट का यूज 3 जगह पे किया जाता है। प्रॉफिट अर्न बाय एंटरप्रेन्योर्स इज यूज्ड फॉर 3 पर्पसेस। फर्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। जिसको हायर किया उससे थोड़ी मांगे कि हमको आपकी इनकम में से, आपने किसी वर्कर से किया कि आप हमारे यहाँ काम कीजिए, आपको हम 10,000 रुपये या इतने रुपए पर मंथ देंगे, लेकिन सरकार ने आप पे टैक्स लगाया कि आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो जो टैक्स है वो जो एंटरप्रेन्योर है उस प्रॉफिट में से देगा, ना कि एम्प्लॉयर्स की सैलरी या बाकी चीज़ों को काट के देगा। तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स पेड बाय एंटरप्रेन्योर्स टू द गवर्नमेंट ऑन टोटल प्रॉफिट अर्न। जितनी प्रॉफिट उसने अर्न की है साल भर में, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट को एज ए टैक्स देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट का एक पार्ट हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। सेकंड है डिविडेंड। कुछ जो कंपनी कोई होती है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी को फंक्शन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो कंपनी का कुछ पार्ट जो है प्रोड्यूसर शेयर होल्डर्स को या व्यक्तियों को बेचता है। तो चूँकि सारी चीज़ें ये कर रहा है, लेकिन कंपनी में पैसे कुछ और लोगों ने लगाए हैं, कुछ और शेयर होल्डर्स ने लगाए हैं, तो जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को भी देना पड़ता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ पेड टू शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। जितनी किसी की 5%, किसी की 1%, किसी की 2%, जितनी लोगों की शेयर होल्डिंग्स हैं उस हिसाब से, जिसकी 5% शेयर होल्डिंग है कंपनी में, उसको प्रॉफिट का 5% पार्ट देना पड़ेगा, या ऐसे जितनी शेयर होल्डिंग है उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट का कुछ पार्ट देना पड़ता है। थर्ड जो है वो प्रोड्यूसर क्या करता है, कुछ पैसे प्रॉफिट के वो बचा के रख लेता है
पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज रिजर्व टू मीट अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी, जैसे अनएक्सपेक्टेड रूप से कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई रिसेशन हो गया या कुछ भी चीज़ें हो गई, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को संभालने के लिए या प्रोडक्शन यूनिट को बचाने के लिए, और फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, या जब उसने कुछ प्रॉफिट कमाया है तो वो उसने क्या सोचा कि अभी यहाँ पे एक प्रोडक्शन यूनिट है, ज़्यादा प्रॉफिट हो गई तो कहीं और दूसरी जगह पे मैं प्रोडक्शन यूनिट लगा दूंगा या कहीं और कंपनी की ब्रांच खोल दूंगा। तो बिजनेस के एक्सपेंशंस के लिए भी प्रॉफिट का कुछ पार्ट यूज़ किया जाता है। तो प्रॉफिट के 3 काम होते हैं, पहला कॉर्पोरेट टैक्स देगा, दूसरा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगा, और थर्ड है रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। जब तीनों मिलेंगे तब जो प्रॉफिट का है काम है वो इन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट है फैक्टर इनकम, वो है मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम के बारे में हमने डिस्कस किया। होता क्या है मिक्स्ड इनकम? इट इज़ द टर्म यूज फॉर एनी इनकम दैट हैज़ एलिमेंट्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, यानी कि ऐसे कोई व्यक्ति है या ऐसा कोई इनकम है जिसमें हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसको लैंड के बदले का रेंट है भी इसमें शामिल है, साथ साथ उसके लेबर के बदले का वेज भी उसमें शामिल है, कैपिटल के बदले के इंटरेस्ट भी उसमें शामिल है, एंटरप्रेन्योर, मतलब कि एक टाइप से ज़्यादा फैक्टर इनकम एक व्यक्ति में या एक जगह पे कंबाइन हो और उनको सेपरेट ना किया जा सके। जैसे एग्जांपल के रूप में लें, इनकम ऑफ ए डॉक्टर रनिंग ए क्लिनिक एट हिज रेजिडेंस। अब एक डॉक्टर है, वो अपनी क्लिनिक चला रहा है, यानी कि जो लेबर कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्वयं डॉक्टर कर रहा है, स्वयं डॉक्टर लेबर है। साथ साथ वो क्लिनिक कहाँ चला रहा है? अपने रेजिडेंस पे चला रहा है, लेकिन यानी कि अपने लैंड का ही उसको रेंट भी, जो रेंट आएगी वो भी उसके लैंड की ही आएगी। वर्क भी वो खुद कर रहा है, अपने रेजिडेंस पे वर्क कर रहा है, अपनी क्लिनिक चला रहा है, मतलब उसने अपना कैपिटल लगाया हुआ है। तो यहाँ पर 3 और साथ साथ डॉक्टर खुद ही सारी चीज़ों को अरेंज भी कर रहा है, तो वो एंटरप्रेन्योर भी है। तो यहाँ पर 4 तरीके की फैक्टर इनकम एक जगह पे कंबाइन हो गई। लेबर भी वही कर रहा है, लैंड भी उसी का है, कैपिटल भी उसी ने लगाया है, और सारी चीज़ों को अरेंज करके एंटरप्रेन्योरशिप की चीज़ें भी वही कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि चारों चीज़ों को, चूँकि किसी को एग्जैक्ट ये अमाउंट डिसाइड नहीं हो सकता ना, जब आप बाकी लोगों को पेमेंट किए तो हम लिख सकते हैं कि हमने लेबर को इतना दिया या कैपिटल पे इतना इंटरेस्ट दिया, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, वो खुद ही सारे काम कर रहा है। तो चारों फैक्टर इनकम उसमें हैं तो, लेकिन कौन से फैक्टर इनकम कितनी है ये सेपरेट कर पाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। और उस मुश्किल काम के लिए जब हम सारी चीज़ों को सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो हम उसके लिए एक अलग कैटेगरी बना देते हैं फैक्टर इनकम में, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। यहाँ पर एक से ज़्यादा जो है फैक्टर इनकम जो है कंबाइन है, और उनको सेपरेट करना जो है काफ़ी मुश्किल काम है, हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि कोई प्रोड्यूसर है, कोई व्यक्ति है, वो उसके पास पैसे हैं और वो खुद अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का यूज़ करता है, लेकिन वो लैंड किसी से रेंट पे लेता है और 2-4 वर्कर रखता है काम करने के लिए। तो उसने ज़मीन तो ले ली और 2-4 वर्कर ले लिए, तो ज़मीन का पेमेंट जो है, रेंट जो है वो लिख के वो सेपरेट हो गया कि मैंने ज़मीन का रेंट इतना पेमेंट किया, वो लिखा हुआ है या वो डिस्टिंग्विश है। हमने इतने लेबर रखे थे, लेबर की इतनी सैलरी हुई, मल्टीप्लाइज बाई 4 या जितने भी लेबर रखे उसको मल्टीप्लाई करके हमने उस प्रोड्यूसर ने निकाल दिया। लेकिन चूंकि उसने बाकी इन्वेस्टमेंट अपने खुद के किए हुए हैं, खुद का कैपिटल लगाया और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी उसने खुद लगाई हुई है, तो यहाँ पर 2 तरीके की फैक्टर इनकम कंबाइन हो गई। पहला इंटरेस्ट और दूसरा है प्रॉफिट। अब उसका इंटरेस्ट कितना जाए या प्रॉफिट कितना जाए, उसके पास उसका कोई हिसाब नहीं है। तो यहाँ पर उसके लिए इन दोनों बाकी जितने भी उसकी कॉस्ट आई या जितना उसको चीज़ें मिलनी चाहिए, जितना उसको फैक्टर इनकम मिला, उस फैक्टर इनकम में दो तरीके की फैक्टर इनकम तो दूसरे को दे दी, बाकी जो बची उसको हम किस में डाल देंगे? मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में डाल देंगे, क्योंकि इन दोनों में हम सबको सेपरेट करना जो है मुश्किल है। हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना इंटरेस्ट में जाएगा और कितना प्रॉफिट में जाएगा। तो इसलिए इसको उठाकर हम किस में रख देते हैं? मिक्स्ड इनकम में रख देते हैं। तो यही बात की गई है मिक्स्ड इनकम की, जहाँ पर वो elements of more than one type of factor income and these elements cannot be separated from each other। जो एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे एक और एग्जांपल, फार्मर वर्किंग ऑन इन हिज ओन लैंड। एक किसान है, उसके पास खुद की ज़मीन है, खुद ही उस पर लेबर भी करता है, खुद ही उसमें इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी लगाया उसने, और सारी चीज़ें करके खुद ही प्रोडक्शन करके मार्केट में बेच दिया उसने।
तो यहाँ पर क्या हो गया, उसकी खुद की ज़मीन है यानी कि लैंड का रेंट भी आना चाहिए, खुद उसने काम किया यानी कि उसके लेबर के बदले की सैलरी भी उसको मिलनी चाहिए, खुद के उसने पैसे लगाए तो उसको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, और खुद ही उसने सारी चीज़ों को अरेंज करके इतनी रिस्क लिया तो उसके बदले का उसको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। लेकिन अब चारों चीज़ों को सेपरेट करना मुश्किल है, तो इस कारण से उस फार्मर की इनकम को हम किस में रख देंगे, मिक्स्ड इनकम में रख देंगे। तो ये हो गए हमारे टोटल जो भी फैक्टर इनकम के कंपोनेंट थे, उन सारे फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स को हमने डिसाइड किया, कवर किया। अब उन सारे फैक्टर्स जो भी फैक्टर इनकम है, जो भी हमारा पहला है कंपोनेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेकंड है रेंट एंड रॉयल्टी, थर्ड है इंटरेस्ट, फोर्थ है प्रॉफिट और फिफ्थ है मिक्स्ड इनकम। सबको हमने कंबाइन किया तो हमको एक नेशनल इनकम का रिलेटेड एग्रीगेट मिला जिसको बोलते हैं NDP@FC, यानी कि NDP@FC मतलब हमको डोमेस्टिक इनकम मिल गई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया। अब हमको इससे नेशनल इनकम फाइंड करना है। इसमें एक बात और लिखी गई क्वेश्चंस में, कई कई बार एक वर्ड लिखा रहता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है, जो कि टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने फैक्टर इनकम लिखे हुए हैं, 5 तरीके के फैक्टर इनकम लिखे, लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और मिक्स्ड इनकम, इनको छोड़कर जो बाकी 3 हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों को कंबाइन रूप से एक नाम लिख दिया जाता है, उसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अलग हो गया, मिक्स्ड इनकम अलग हो गया, लेकिन उसके अलावा जो 3 बचे, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों को मिलाकर ऑपरेटिंग सरप्लस लिख दिया जाता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब क्या हुआ, इन पांचों को ऐड करके हमने डोमेस्टिक, चूँकि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को ऐड किया है, तो उससे हमको मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि डोमेस्टिक इनकम को हमको नेशनल इनकम में चेंज करना है, तो NDP@FC को हम नेशनल इनकम में कैसे चेंज करेंगे, NNP@FC में हमको केवल डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है। और डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे चेंज करते हैं, जब हम उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं, या हम लिख सकते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और या हम दोनों को कंबाइन रूप से NFIA लिख दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हमने डोमेस्टिक इनकम में प्लस किया तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है। तो ये हो गया हमारा इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, कितने तरीके की इनकम है, और भी इनकम कैसे, फैक्टर इनकम। ये ध्यान रखना है कि हमको केवल और केवल कैसे इनकम कंबाइन ऐड करना है, फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम के टोटल 5 टाइप हो गए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। सबको जब हमने जोड़ा तो हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया, और नेट डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट को हमने NFIA प्लस किया तो हमको नेशनल इनकम मिल गया। इस तरीके से हमने इनकम मेथड का यूज़ करके नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया।